क्या आप जानते हैं कि 70 साल की उम्र के बाद सर्जरी करवाना कुछ ऐसे खतरे लेकर आता है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को बताया ही नहीं जाता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया भी सर्जरी पर बदल जाती है और अक्सर डॉक्टर भी इस बदलाव की गंभीरता को विस्तार से नहीं समझाते। यह सिर्फ ऑपरेशन तक सीमित नहीं होता। बात होती है इस पर कि आपका शरीर एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा को कैसे झेलता है, आप कितनी जल्दी ठीक होते हैं और आपकी रिकवरी, ठीक होने की प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाती है या पीछे ले जाती है। अगर आपकी उम्र 70 से 85 साल के बीच है, तो आपने शायद पहले ही महसूस किया होगा कि अब चोट या बीमारी से उबरने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तनाव ज्यादा असर करता है और शरीर पहले की तरह जल्दी संभल नहीं पाता। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप पहले से तैयारी करके सर्जरी के बाद और भी मजबूत होकर बाहर आ सकते हैं। यह सब किस्मत नहीं होती। जो सीनियर नागरिक बेहतर तरीके से सर्जरी से उभरते हैं, वे पहले से जानते थे कि क्या करना है। उन्होंने कुछ आसान से फैसले लिए जिससे उनकी सेहत पर बड़ा असर पड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जरूरी बातों की जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो 70 या 80 की उम्र में सर्जरी करवाने जा रहा है। ये बातें आपके शरीर, मन और रिकवरी पर गहरा असर डाल सकती हैं और फर्क डाल सकती है सिर्फ आपकी सेहत में ही नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति में भी। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल जानकारी नहीं है। ये है आपकी स्वतंत्रता को बचाने की बात, जल्दी ठीक होने की उम्मीद और अस्पताल में इस आत्मविश्वास के साथ जाने की तैयारी कि आपने खुद के लिए हर जरूरी कदम उठा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, एनेस्थीसिया और 70 की उम्र के बाद शरीर की प्रतिक्रिया। 70 की उम्र के बाद सर्जरी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा अक्सर न तो चीरने वाला चाकू होता है और न ही टांके, बल्कि एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा होता है। जिस पल आपको बेहोश किया जाता है, आपके शरीर की स्थिति एक संवेदनशील अवस्था में चली जाती है। अब यह कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह आपकी उम्र, आपकी सेहत और आपकी मेडिकल टीम द्वारा दवा को कैसे तैयार किया गया है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। इस उम्र में अक्सर वही सामान्य खुराक जो किसी जवान व्यक्ति के लिए ठीक रहती है, बुजुर्गों के शरीर में ज्यादा देर तक बनी रह सकती है, जिससे रिकवरी धीमी और कई बार भ्रमित करने वाली हो जाती है। खासकर दिमाग पर असर ज्यादा पड़ता है। आपने शायद सुना होगा पोस्ट ऑप कंफ्यूजन या डिलीरियम के बारे में। यह सिर्फ भूलने की बात नहीं है, यह एक तरह का मानसिक धुंधलापन होता है जो ऑपरेशन के बाद कुछ घंटों या कभी-कभी कुछ दिनों तक रह सकता है। कुछ मरीजों को लगेगा कि वे जगह नहीं पहचान पा रहे, कुछ बहुत थके हुए महसूस करेंगे, कुछ भावुक या चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो गया है, इसका मतलब है कि आपके दिमाग को सामान्य होने के लिए थोड़ा और समय और सहारा चाहिए। इसीलिए सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से बात करना जरूरी है। यह मानकर मत चलिए कि उन्होंने आपकी रिपोर्ट पूरी तरह पढ़ ली है। उनसे खुलकर पूछिए, मुझे किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जनरल या लोकल? कितनी देर में उसका असर खत्म होगा? क्या मेरी उम्र को देखते हुए कोई हल्का या सुरक्षित विकल्प हो सकता है? ये सवाल दबाव बनाने वाले नहीं हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। एक सज्जन थे, नाम था गिरधारी लाल जी, उम्र 78 साल। वे एक सामान्य हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जा रहे थे। पहले भी उनकी सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से मिलने की मांग की। बातचीत के बाद तय किया गया कि उन्हें जनरल एनेस्थीसिया की बजाय स्पाइनल ब्लॉक दिया जाएगा। सर्जरी के 1 घंटे बाद ही गिरधारी जी होश में आ गए, नर्सों से बातें कर रहे थे और खाना मांग रहे थे। उन्होंने कहा, इस बार की सर्जरी पिछले बार से बिल्कुल अलग थी। मैं हर वक्त खुद को होश में महसूस कर रहा था। हर सर्जरी में ऐसा विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कभी पहले आपको बेहोशी की दवा से कोई बुरा अनुभव हुआ है, चाहे वो सालों पहले ही क्यों ना हुआ हो, अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपकी उम्र सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह बहुत मायने रखती है, खासकर जब बात दवाओं की प्रक्रिया और असर की हो। सही एनेस्थीसिया चुनना सिर्फ सर्जरी को आसान बनाना नहीं है, ये तय करता है कि आप बाद में कितनी जल्दी होश में आएंगे।
चल फिर पाएंगे, सोच पाएंगे, खाना खा पाएंगे और रिकवरी शुरू कर पाएंगे। इस उम्र में सर्जरी के बाद के शुरुआती कुछ घंटे ही पूरे हफ्ते और महीनों के हालात तय कर सकते हैं, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। दूसरी बात, सर्जरी से पहले की तैयारी आपकी रिकवरी को कैसे बेहतर बनाती है। जब बात 70 की उम्र के बाद सर्जरी की होती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ उसी दिन पर ध्यान देते हैं जिस दिन ऑपरेशन होना है, लेकिन असली फर्क तो वो 2 से 3 हफ्ते लाते हैं जो सर्जरी से पहले के होते हैं। यही समय होता है जब आप अपने शरीर को आने वाले तनाव के लिए तैयार कर सकते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक इस समय का सही उपयोग करते हैं वे ज्यादा जल्दी ठीक होते हैं, कम दिक्कतों का सामना करते हैं और पूरे सर्जरी के सफर पर उन्हें ज्यादा नियंत्रण महसूस होता है। सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला पहलू है पोषण, न्यूट्रिशन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में मांसपेशियां कम होने लगती हैं, जिससे घाव भरने में ज्यादा समय लगता है और कमजोरी या गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सर्जरी से पहले अपने खाने में अंडे, दालें, मछली या प्रोटीन शेक्स जैसे प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करते हैं तो यह आपकी मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा खाना है, बल्कि समझदारी से खाना है। नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बुजुर्गों को अच्छी नींद नहीं आती या बार बार नींद टूटती है, लेकिन सर्जरी से पहले के दिनों में गहरी और पूरी नींद लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि शरीर सबसे बेहतर तभी ठीक होता है जब उसे आराम मिला हो। रोजाना एक तय समय पर सोना, रात में मोबाइल, टीवी जैसी स्क्रीन बंद करना और दिन में थोड़ा सक्रिय रहना आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। शारीरिक गतिविधि, मूवमेंट भी एक अहम हिस्सा है। अगर आप रोज कसरत नहीं करते तो भी हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग या कुछ मिनट की वॉक रक्त संचार, सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है और ऑपरेशन के बाद होने वाली जटिलताओं जैसे खून के थक्के या निमोनिया से बचाव कर सकती है। आजकल अस्पतालों में इसे प्रीहैब कहा जाता है, यानी ऑपरेशन से पहले शरीर को तैयार करना। ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सर्जरी के बाद स्मूथ और सुरक्षित रिकवरी चाहता है। एक महिला थी, हेमा देवी, उम्र 76 साल। उन्हें पेट की सर्जरी करवानी थी। डॉक्टर ने उन्हें एक लिस्ट दी जिसमें प्रोटीन ज्यादा लेना, रोज 15 मिनट चलना और गहरी सांस की एक्सरसाइज शामिल थी। हेमा जी ने इसे पूरे मन से अपनाया। सर्जरी के बाद नर्सें हैरान थीं कि वे कितनी जल्दी चलने लगीं। उनकी वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट आदि कितनी स्थिर थीं और उन्हें कितनी कम दर्द की दवा लेनी पड़ी। हेमा जी ने कहा, मैंने इसे एक ट्रेनिंग की तरह लिया और शायद इसी वजह से मैं जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक और जरूरी बात, पानी पिए। जब तक डॉक्टर मना न करें, सर्जरी से पहले खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। इससे गुर्दे, किडनीज दवाओं को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, एनेस्थीसिया का असर हल्का होता है और ऑपरेशन के बाद चक्कर या उल्टी जैसी समस्याएं भी कम होती हैं। छोटे छोटे फैसले, 1 गिलास पानी ज्यादा, 2 निवाले ज्यादा प्रोटीन वाले, 10 मिनट की स्ट्रेचिंग आपकी रिकवरी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। सर्जरी की तैयारी सिर्फ अस्पताल की फाइलें भरने या बैग पैक करने तक सीमित नहीं है। ये शरीर को एक हेड स्टार्ट देने की प्रक्रिया है। जब आप ऑपरेशन थिएटर में एक मजबूत शरीर, संतुलित मन और आत्मविश्वास के साथ कदम रखते हैं तो आप सिर्फ अच्छा परिणाम नहीं उम्मीद कर रहे होते, आप उसे तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं और ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो नीचे 2 कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, जो दवाइयां और सप्लीमेंट्स आप लेते हैं उनका असर आपकी सोच से कहीं ज्यादा होता है। 70 की उम्र के बाद यह आम बात है कि बाथरूम या रसोई में सिंक के पास कुछ दवाइयों की बोतलें सजी हुई हों। ब्लड प्रेशर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां, नींद या गठिया के लिए कुछ, और फिर ऊपर से कुछ विटामिन और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर एक छोटी सी घर की फार्मेसी बन जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते
कि इन रोज की दवाओं का ऑपरेशन या बाद की रिकवरी पर असर पड़ सकता है। कुछ दवाइयां जैसे कि ब्लड थिनर, खून पतला करने वाली दवाएं, चाहे वो डॉक्टर की दी हुई हों या ओवर द काउंटर जैसे एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन, ऑपरेशन के समय खून बहने का खतरा बढ़ा सकती है। यहां तक कि कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट्स भी जैसे कि जिनसेंग, लहसुन, गिंको, ये भी खून को पतला कर सकते हैं और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकते हैं। कुछ अन्य जैसे कि सेंट जॉन्स वॉर्ट, एनेस्थीसिया या ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली दवाओं के असर को प्रभावित कर सकते हैं। यहां तक कि मछली के तेल की एक साधारण कैप्सूल, फिश ऑयल, भी खून के थक्के बनने की प्रक्रिया में रुकावट डाल सकती है। ये डराने की बात नहीं है, ये सतर्कता और समझदारी की बात है। इसलिए जैसे ही आपकी सर्जरी तय हो, अपने द्वारा ली जा रही हर चीज की पूरी सूची तैयार करें, चाहे वह डॉक्टर की दी गई दवा हो, सामान्य दवा, ओटीसी, कोई घरेलू नुस्खा, पाउडर, ड्रॉप, चिपकने वाली पट्टियां, पैच या सप्लीमेंट्स। अपने डॉक्टर या सर्जन पर यह जिम्मेदारी मत छोड़िए कि वो सब जान ले। आप खुद पहल करिए और कहिए, डॉक्टर साहब, मैं रोज ये सब लेता हूं, क्या इसमें से कुछ सर्जरी से पहले बंद करना चाहिए या मात्रा बदलनी होगी? यह एक छोटा सा कदम आपको उन जटिलताओं से बचा सकता है जो अक्सर बिना चेतावनी के सामने आती हैं। एक व्यक्ति थे, फ्रैंक साहब, उम्र 81 साल। वे रोज हल्दी का एक सप्लीमेंट लेते थे जो उनके जोड़ों के दर्द में राहत देता था। उन्हें लगता था ये तो बस मसाला है, लेकिन कंधे की सर्जरी से पहले उन्होंने इसे एनेस्थीसिया डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले ही हल्दी बंद करने को कहा ताकि ब्लीडिंग का खतरा कम हो सके। बाद में फ्रैंक साहब ने कहा, मुझे लगा था ये तो बस हल्दी है, लेकिन शायद उसी छोटी सी बातचीत ने मेरी रिकवरी को आसान बना दिया। टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। कुछ दवाएं सर्जरी से 1 हफ्ते पहले बंद करनी होती है, जबकि ब्लड प्रेशर या हार्ट की दवाइयां कई बार ऑपरेशन के दिन सुबह तक जारी रखनी पड़ती है। सर्जरी की टीम को आपकी पूरी दिनचर्या पता होनी चाहिए ताकि वे आपकी सेहत के अनुसार सबसे सुरक्षित योजना बना सकें। इसके अलावा अगर आपने हाल ही में कोई नई चीज शुरू की है, चाहे पड़ोसी की सलाह पर लिया हो या किसी वेबसाइट से प्रेरित होकर, तो वो भी डॉक्टर को बताना जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक होना इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है। इसमें शर्म या डर की कोई बात नहीं, यह समझदारी है। हम यह नहीं कह रहे कि आप अपनी दिनचर्या फेंक दें, बस थोड़े समय के लिए उसे इस तरह समायोजित, एडजस्ट करें कि आपकी सर्जरी बिना किसी बाधा के हो सके। जब डॉक्टरों को आपकी दवाओं की पूरी जानकारी होती है, तो वे आपको सुरक्षित सर्जरी के जरिए जल्दी और बिना ज्यादा तकलीफ के ठीक करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि 70 की उम्र के बाद अनजान चीजें भी कभी-कभी सबसे बड़ा जोखिम बन जाती हैं। चौथी बात, अस्पताल में रहना और सर्जरी के बाद की रिकवरी जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती है, इसलिए पहले से मदद की योजना बनाएं। अक्सर लोग तब तक नहीं समझ पाते कि 70 की उम्र के बाद अस्पताल में रहना कितना उलझाने वाला हो सकता है, जब तक कि वे खुद उस अनुभव से न गुजरें। तेज लाइटें, मशीनों की आवाजें, हर समय कुछ न कुछ होता रहना और वो दिनचर्या जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, इन सब का असर आपके शरीर और दिमाग पर पड़ता है। और जब आप अभी अभी सर्जरी से बाहर आए होते हैं, तब आपका शरीर सिर्फ जख्म नहीं भर रहा होता, बल्कि खुद को फिर से संभालने की कोशिश कर रहा होता है। जो बुजुर्ग लोग रिकवरी के दौरान थके हुए या बेबस महसूस करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि वे बस इस सब के लिए तैयार नहीं थे। घर पर रिकवरी भी पहले जैसी नहीं रहती। 70 या 80 की उम्र में जो चीजें पहले आसान लगती थीं, जैसे बिस्तर से उठना, टॉयलेट जाना या खाना बनाना, अब वही काम भारी, थकाने वाले या कभी-कभी खतरनाक भी लग सकते हैं। इसलिए जो लोग सर्जरी के बाद सबसे अच्छा सुधार करते हैं, वो वही होते हैं जिन्होंने पहले से मदद की व्यवस्था कर रखी होती है। कोई परिवार का सदस्य घर पर रुक जाए, कोई पड़ोसी दिन में एक बार आकर हालचाल ले, फ्रिज में जरूरी सामान भर लिया जाए, साफ रास्ता बनाया जाए ताकि गिरने का खतरा न हो, पहले से आसान खाने तैयार रखे जाएं। ये सब जरूरी है क्योंकि रिकवरी के दौरान आपकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और जरूरत सिर्फ शारीरिक मदद की नहीं होती, भावनात्मक सहारे की भी होती है। सर्जरी के बाद अक्सर लोग खुद को पहले से कहीं ज्यादा
कमजोर, अकेला या असहाय महसूस करते हैं। कभी कभी दूसरों से कपड़े पहनाने में मदद मांगना शर्म की बात लगती है, या कोई आसान काम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है तो गुस्सा, बेचैनी या दुख जैसी भावनाएं आने लगती हैं, और यह सब बिल्कुल सामान्य है। इसी समय किसी इंसान की उपस्थिति ही सबसे बड़ा फर्क ला सकती है, सिर्फ दवा या चार्ट नहीं। एक महिला थी, कैरल, उम्र 74 साल। उन्होंने घुटने की सर्जरी करवाई थी। वो बहुत आत्मनिर्भर थीं, किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करती थीं। लेकिन जब पहली रात घर पर मुश्किल भरी रही तो उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया और कुछ दिन के लिए घर बुला लिया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी दिनचर्या बनाई। सुबह का नाश्ता साथ करना, थोड़ी टहलना और दोपहर में साथ में शांत बैठना। कैरल ने कहा, मदद कामों की नहीं थी, सुकून इस बात से था कि मैं अकेली नहीं थी। अगर आपके पास परिवार पास में नहीं है तो भी होम हेल्थ केयर, बुजुर्गों के लिए रिकवरी सेवाएं या स्थानीय मंदिर, समाज सेवाएं मदद के लिए उपलब्ध होती हैं। और ऐसी मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी सोच की ताकत है। इसका मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा और ठीक से ठीक होने को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप सिर्फ ऑपरेशन से बच नहीं रहे, आप सच में ठीक हो रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे आपकी सर्जरी की तारीख पास आए, सिर्फ अस्पताल की बैग पैक मत कीजिए। एक रिकवरी प्लान बनाइए, एक ऐसा प्लान जिसमें लोग शामिल हों, क्योंकि चाहे आप जितने भी मजबूत क्यों ना हों, ठीक होने के वक्त सबको मदद की जरूरत होती है। और आप पूरी तरह से डिजर्व करते हैं कि आपकी रिकवरी सम्मान, आराम और भरोसे से भरी हो, इस यकीन के साथ कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया नीचे नंबर 4 कमेंट करके बताइए कि आप यहां तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, ताकि आगे आने वाले सभी जरूरी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 70 साल की उम्र के बाद सर्जरी से जुड़ी एक बहुत अहम बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है आपका माइंडसेट, यानी आपकी मानसिक स्थिति। ये कोई रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जिससे आप सर्जरी को देखते हैं, महसूस करते हैं और मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जब आपका मन तनाव में होता है, डर से भरा होता है या भटकता रहता है, तो आपका शरीर भी उसी बोझ को ढोता है और इससे ठीक होने की रफ्तार धीमी हो सकती है। आजकल रिसर्च भी ये साबित कर रही है कि अगर बुजुर्ग मानसिक रूप से शांत, तैयार और आत्मविश्वासी हों तो उन्हें कम जटिलताएं होती हैं, अस्पताल में कम दिन रहना पड़ता है, दर्द सहने की ताकत ज्यादा होती है। और जो लोग सर्जरी को लेकर डर, उलझन या जल्दबाजी में रहते हैं, भले ही ऑपरेशन सफल हो फिर भी उनकी रिकवरी में अड़चनें ज्यादा आती है। तो क्या किया जाए? सर्जरी से कुछ दिन पहले एक छोटी सी मानसिक दिनचर्या बनाइए, जैसे कि हर रात सोने से पहले अपने आप को एक सफल और शांत रिकवरी की कल्पना करना। कुछ छोटे लक्ष्य लिख लेना, जैसे सर्जरी के तीसरे दिन तक मैं डाक बॉक्स तक चलकर जाऊंगा, या चौथे दिन तक मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता करूंगा। इससे आपका मन एक जगह टिकता है, भले ही शरीर अभी पूरी तरह साथ न दे रहा हो। और एक बात, अपने डर को नाम दीजिए। कई बुजुर्ग ये कहने से हिचकते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे चिंता है कि मैं पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जब आप उस डर को जुबान देते हैं तो आप उसे समझने और उससे उबरने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। किसी विश्वासपात्र दोस्त, परिवार के सदस्य या अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आप देखेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, और ये बात खुद में बहुत सुकून देती है। मुझे एक बुजुर्ग, हरि शर्मा, उम्र 80 की बात याद है, जिन्हें हार्ट सर्जरी करानी थी। शारीरिक रूप से वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन मन से बहुत घबराए हुए थे। तो उन्होंने हर सुबह कुछ पंक्तियां लिखना शुरू किया, अपने डर, अपनी उम्मीदों और उन चीजों के बारे में जो वे सर्जरी के बाद करना चाहते थे। सर्जरी के बाद उन्होंने कहा, मेरे शरीर को ठीक होने में समय लगा, लेकिन मेरा दिमाग पहले से जानता था कि हम कहां जा रहे हैं। शांति की ताकत को हल्के में मत लीजिए, चाहे प्रार्थना हो, ध्यान हो, गहरी सांस लेना हो या बस 10 मिनट की शांति। जो भी चीज आपको भीतर से स्थिरता दे,
वो आपके शरीर को तनाव मोड से हीलिंग मोड में ले जा सकती है। और जब आप एक स्थिर मन और स्पष्ट सोच के साथ ऑपरेशन थिएटर में कदम रखते हैं, तो आप अपने शरीर को सबसे बेहतर मौका देते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। क्योंकि ठीक होना सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी है। और सबसे मजबूत रिकवरी वहीं से शुरू होती है, एक शांत, साहसी आत्मबल से, जो आप खुद को देते हैं उस पहले चीरे से भी पहले। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपको काम की लग रही हैं, तो नीचे नंबर 5 लिखकर बताइए कि आप यहां तक पहुंचे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे न छूटे। चलिए अब हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी विचार। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक सीधी लेकिन बहुत ताकतवर बात देना चाहता हूं। 70 साल की उम्र के बाद सर्जरी होना कोई डरावना या असहाय अनुभव नहीं होना चाहिए। असल में जितना ज्यादा आप पहले से समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उतनी ही आत्मविश्वास के साथ आप उस सर्जरी का सामना कर सकते हैं। और याद रखिए, आत्मविश्वास, वह भी शांत और जानकारी से भरा आत्मविश्वास, आपकी रिकवरी का सबसे मजबूत हथियार होता है। चाहे आप अपनी एनेस्थीसिया के बारे में सवाल पूछें, ऑपरेशन से पहले प्रोटीन लेना शुरू करें, अपनी दवाओं में बदलाव करें, घर पर रिकवरी में मदद की व्यवस्था करें, या अपने मन को शांत और तैयार रखें, आप असहाय नहीं हैं। आप इस पूरी प्रक्रिया के सहभागी हैं। ये पांचों कदम आपको और आपके शरीर को ये याद दिलाते हैं कि आप इस राह पर आंखें मूंद कर नहीं चल रहे हैं। आप सोच समझकर, तैयारी के साथ और उम्र की समझदारी को अपनाकर चल रहे हैं। सर्जरी आपको थोड़े समय के लिए धीमा कर सकती है, लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी की है तो वो आपको पीछे नहीं धकेलेगी। आप और भी मजबूत होकर बाहर आ सकते हैं, ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांत, ये जानते हुए कि आपने वो सब कुछ किया जो आपके ठीक होने को आसान और अर्थपूर्ण बना सके। तो अभी एक गहरी सांस लें, अपने सवालों को एक कागज पर लिखें, मदद लेने से ना हिचकें, और इस अगले अध्याय में आत्मविश्वास और शांति के साथ कदम रखें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और कभी थे भी नहीं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे सुनना बहुत अच्छा लगेगा। कृपया नीचे कमेंट करके बताइए आज आपने क्या सीखा और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और उन्हें पढ़कर हमें आगे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और लाभदायक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम और भी उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। आपका साथ हमारे लिए अमूल्य है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और अपने दिल को शांत रखें।